Please subscribe to my YouTube channel. Don't forget to hit a like and share this video with everyone. Video on properties of rational number part 1. आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पूर्व की कक्षाओं में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में पढ़े। अब हम लोग पूर्व की कक्षाओं का कुछ पुनरावृत्ति करेंगे और आगे हम लोग परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टीज के बारे, उसके गुणधर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग परिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को जानने से, परिमेय संख्या को जानने के पहले थोड़ा सा हम लोग पूर्व की कक्षाओं की पुनरावृत्ति कर लेंगे। जैसे प्राकृत संख्या जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि नेचुरल नंबर उसे कहते जो गिनती की संख्या है, उसको हम लोग नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ... अनंत तक जाएगी। ये सभी संख्याओं का समूह, गिनती की सभी संख्याओं का समूह प्राकृत संख्या कहलाता है। लेकिन इसके बाद इसमें अगर हम लोग जीरो को या शून्य को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 मतलब प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ देंगे तो यह कहलाएगा पूर्ण संख्या। तो इस प्रकार इस पूर्ण संख्या कहलाएगा। परंतु उसके बाद अगर हम कुछ ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं जीरो के बाद, जीरो यहां है -1 -2 -3 -4 ... इधर धनात्मक संख्या रहेगा, धनात्मक 1 + 1 + 2 + 3 + 4 ... ये कहलाएगा पूर्णांक। संख्या। जैसे 3 संख्याओं के बाद प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर्स, इसको अंग्रेजी में होल नंबर्स, और पूर्णांक संख्या इसको इंटीजर के, अंग्रेजी में इंटीजर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अंततः जिसके बाद आज हम लोग कक्षा प्रारंभ करेंगे उसका है परिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर कहते हैं जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाए। P/Q के फॉर्म में लिखा जाए। लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि P अंश है और Q अंश है। P और Q को पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे इसका एग्जांपल हुआ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 2/3 5/3 so on। मतलब इसलिए पूर्णांक संख्या में भी अगर हम 1 2 3 लिखते हैं, लेकिन उसके हर के जगह 1 हो जाने के कारण
और ऋणात्मक संख्या में 1 हो जाने के कारण वो भी परिमेय संख्या कहलाने लगता है। अब बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय से इतने संख्याओं का तुमने परिभाषा जान लिया, तुम परिभाषी समझ गए होगे। अब आगे इसके गुण धर्म के बारे में बताएंगे। परिमेय संख्या के गुण धर्म के बारे में बताएंगे। इसीलिए बच्चों ध्यान पूर्वक सुनो, प्रत्येक दिन कक्षाओं में आया करो और कक्षा छोड़ने का प्रयास नहीं करो। क्या सूरज, खुशबू आए हुए हो? चलिए अब हम लोग परिमेय संख्या के गुण धर्म, मतलब प्रॉपर्टीज, गुण धर्म, जिसको प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल, पहला हम इसका गुणधर्म होता है समवृत्त, जिसको हम क्लोजर कहते हैं, क्लोजर। और दूसरा होता है समवृत्त के बाद दूसरा होता है विनिमयता, करम विनिमयता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूटेटिविटी। और तीसरा होता है साहचर्य, जिसको अंग्रेजी में एसोसिएटिविटी कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या प्राकृतिक संख्या समवृत्त है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है कि क्या प्राकृतिक संख्या क्रम विनिमयता है कि नहीं, उसमें कम्यूटेटिव है कि नहीं, क्या प्राकृतिक संख्या सहचर्य है कि नहीं। उसी तरह हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में बात करेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में बात करेंगे, परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे और इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि मैथ को जानने के पहले उसके मूल तत्व, बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना चाहिए। उसके बाद हम लोग को प्रयास करना चाहिए। उसके बाद से हम लोग उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करेंगे, तब हम लोग प्रश्नावली पर आएंगे। जैसे हमारी 4 संक्रियाएं होती है, प्लस माइनस, गुणा और भाग, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कहते हैं। हिंदी में योग, व्यवकलन, गुणन और भाग विधि। जैसे अब हमने प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा था। प्राकृतिक संख्या क्या था? प्राकृतिक संख्या था 1 2 3 4 5 ... अब हम कोई भी प्राकृतिक संख्या लेंगे, यह 3 प्राकृतिक संख्या है, फिर हम 4 प्राकृतिक संख्या को लेकर जोड़ेंगे और 4 और 3 7, तो 7 भी एक प्राकृतिक संख्या। मतलब हम लोग कहेंगे कि इसकी योग की जो संक्रिया है प्राकृतिक संख्या, वो इसका अनुकरण करती है, फॉलो करती है। उसी प्रकार माइनस लेंगे प्राकृतिक संख्या का, इसमें लिए 3 माइनस 4, लेकिन यहां पर एक आ गया -1। लेकिन प्राकृतिक संख्या में नेगेटिव संख्या, ऋणात्मक संख्या नहीं रहती है, तो यह सब्सट्रैक्शन या व्याकलन को फॉलो नहीं करेगी प्राकृतिक संख्या। उसी प्रकार गुना में लेंगे, 2 गुने 3, ये 6 आ जाएगा। और अगर हम 3 गुने भी 1 लेंगे तो 3 आएगा। तो 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणन लेंगे तो उसका जो प्रतिफल आएगा वो भी प्राकृतिक संख्या होगा। लेकिन अगर 2 प्राकृतिक संख्याओं का अगर भाग करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो वो परिमेय संख्या आ जाएगा।
वो बटा के परिमेय संख्या जाएगा जो फॉलो नहीं करेगा। इसको मतलब योग की विधि में हाँ, योग की विधि में हाँ, व्यकलन की विधि में नहीं, या व्यकलन की विधि में जो समृद्ध की प्रक्रिया होती है वो फॉलो नहीं करेगी। ये समृद्ध की प्रक्रिया कहलाती है। समृद्ध की प्रक्रिया फॉलो नहीं करेगी क्लोजर प्रॉपर्टी, और गुणन की प्रक्रिया में फॉलो करेगी हाँ, और भाग की प्रक्रिया में फॉलो नहीं करेगी, मतलब नहीं। इसी प्रकार हम आगे की ओर भी बढ़ेंगे। इसी प्रकार हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हम एक चार्ट बना लेंगे। चार्ट बनाने के बाद सभी संख्याओं को उदाहरण के माध्यम से दिखाएंगे कि ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करती है कि नहीं। चार्ट बना लेंगे। अब हम लोग बनाएंगे चार्ट। ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पर संख्याएं। दूसरा चार्ट बनाएंगे, संख्याएं बनाएं। दूसरा चार्ट बनाएंगे गुणधर्म प्रॉपर्टीज गुणधर्म। जैसे मान लीजिए संख्या है, प्राकृत बना लिए, ये फॉलो कर रहा है, प्राकृतिक बना लिए। फिर उसके बाद से प्राकृत बना लिए, और इसका चार्ट का प्राकृत बनाने के बाद से हम लोग चार्ट फॉलो कराएंगे। उसके बाद पूर्ण संख्या बना लेंगे, पूर्ण संख्या। उसके बाद से पूर्णांक, और उसके बाद से परिमेय संख्या का चार्ट बनाएंगे। परिमेय संख्या। ठीक है। और जैसे गुणधर्म दिखाना है, समृद्ध के बारे में बताना है। समृद्ध तो इसमें योग के, जिसको प्लस के चिन्ह से करेंगे, बताएंगे योग। फिर उसके बाद से व्यवकलन के विधि के, जिसको हम लोग माइनस लेंगे, माइनस। उसके बाद से हम लोग गुणन के बारे में डिस्कस करेंगे। गुणन, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ये चिन्ह रहेगा। और उसके बाद हम भाग की संक्रिया के बारे में बताएंगे। भाग की संक्रिया के बारे में बताएंगे। जैसे ये समृद्ध, जो गुणधर्म समृद्ध, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या में क्या हो जाएगा, योग की संख्या योग में करेगा हाँ, हमने अभी बताया था। व्यकलन में करेगा नहीं, इसकी प्रक्रिया को। गुणन में करेगा हाँ, और भाग में करेगा नहीं। उसी प्रकार पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और पूर्ण संख्या में हम लोग डिफाइन 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो मान लीजिए योग करते हैं, कोई भी पूर्ण संख्या ले लिए, 2 + 3, इसको जोड़ेंगे तो 5, ये भी पूर्ण संख्या आ गया। तो हाँ, उसी प्रकार व्यकलन में मान लीजिए 4 घटाओ 3 लिखे, तो ये पूर्ण संख्या आ गया 1। लेकिन हम लिख देंगे 4 घटाओ 5, तो ये हो जाएगा दोनों पूर्ण संख्या, ये हो जाएगा -1, जो एक इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। तो ये फॉलो नहीं करेगा, नहीं, ये फॉलो नहीं करेगा इसके गुणधर्म को, समृद्ध गुणधर्म को। तो समृद्ध गुणधर्म को फिर गुणन में आएंगे, 2 × 3 6, और 5 × 4 20। यहाँ पर ये पूर्ण संख्या को प्रदर्शित कर रहा, इसीलिए हाँ। लेकिन भाग विधि में आएंगे 1/2, 3/3 भागा 4, 3/4, जो एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी फॉलो नहीं करेगा। उसी प्रकार पूर्णांक संख्या के बारे में भी हम लोग, जैसे -1 -2 -3, 0 1 1 2 3,
अब इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा हम करते हैं। जैसे -2 और -1 जोड़ेंगे तो -3, ये भी आ गया पूर्णांक संख्या, और 2 + 1 3, ये हाँ। और यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग 3 घटाओ 4 तो -1 आया, इसमें क्या करेगा, पूर्णांक संख्या में समृद्ध, यहाँ हाँ हो जाएगा। लेकिन गुणन में भी क्या करेगा, 3 × -4 -12, ये भी पूर्णांक संख्या समृद्ध के नियम को या गुणधर्म को फॉलो करेगा। हाँ, लेकिन भाग में हम देखेंगे तो जैसे 3 भागा -4 तो -3/4, जो फॉलो नहीं करेगा, समृद्ध नियम को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यह परिमेय संख्या कहलाने लगेगी। उसी प्रकार हमने परिमेय संख्या का डिफाइन किया था, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ((2/3 4 2/3 4/5 -1/5), ये परिमेय संख्या। अब इसको फॉलो कराने के लिए कोई परिमेय संख्या का नंबर लेते हैं, तो 3 घटाओ -4 -1, 3 + 4 तो +7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। और 3 प्लस माइनस घटाओ 4 रखेंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये योग की विधि को फॉलो करेगा हाँ। और यह व्यकलन की विधि को 4 घटाओ 8 तो -4 आएगा, तो इसको भी फॉलो करेगा, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार गुणन विधि को भी 5 × 4/20 और 2 -1 -2, इसको भी फॉलो करेगा हाँ। लेकिन अगर इसमें परिमेय संख्या में 0 भी है, 0/1 परिमेय संख्या में, तो 2/0 हम लिखते हैं, जो इन्फिनिटिव को जो परिभाषित नहीं है उसको दर्शाता है। तो इस प्रकार ये इस संक्रिया भाग की संक्रिया में ये नहीं फॉलो करेगा समृद्ध के नियम को, समृद्ध के नियम को नहीं फॉलो करता। इसी प्रकार हम होमवर्क में भी एक चार्ट बना के कोई भी एक संख्या को लेंगे और इस चार्ट से प्रदर्शित करेंगे कि क्या समृद्ध के नियम को यह फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसी प्रकार हम अगले की कक्षाओं में क्रम विनिमयता मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ेंगे, और उसके उपरांत हम लोग सहचर्य विधि के बारे में भी, एसोसिएटिव लॉ के बारे में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज इतना ही बताया जा रहा है, इसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, घर में पुनरावृत्ति करेंगे और बार बार देखेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो अगली कक्षाओं में पूछ लेंगे। और आप प्रत्येक दिन विद्यालय आए और हरेक कक्षाओं में ध्यान पूर्वक सुने और नोट में, जितने नोट वही में काम दिया जाता है उसको आप लिखने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपने कक्षा को समाप्त करता हूं और अगले दिन हम लोग पुनः ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपके इसके पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा।